गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं उनके सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स का या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स का एग्रीकल्चर के फील्ड में या मेडिकल साइंस के फील्ड में क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इसके अचीवमेंट्स है, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में स्टडी कर लिया था। यहाँ पे हमने बात की थी बीटी कॉटन की, और ये जो बीटी कॉटन है एज ए बायोपेस्टिसाइड काम में आती है। कैसे काम में आएगी एज ए बायोपेस्टिसाइड? क्लियर हो गया। अब देखिए इसका जो सेकंड यूज है वो पढ़ेंगे हम। तो सेकंड यूज है इसका हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट के फॉर्म में। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं जो कि इसके पास वाले प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, ये रोक देते हैं, यानी कि स्टॉप कर देते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोल देते हैं हम? हर्बिसाइड्स बोल देते हैं। अब ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट भी हम कैसे बना सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बना सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हर्बिसाइड वाले प्लांट। सपोज कीजिए ये कोई हर्बिसाइड प्लांट है, ये क्या करेगा, कुछ ऐसा केमिकल सिक्रेट करेगा जो इस प्लांट के एमिनो एसिड के सिंथेसिस को, जो एमिनो एसिड का जो सिंथेसिस है, तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल क्या करेगा, इस एमिनो एसिड के सिंथेसिस को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कैसे ब्लॉक करेगा? ये केमिकल एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है, इन जीन्स को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। या तो इन्हें इनएक्टिव कर देगा या क्या कर देगा, इन्हें लेस एक्टिव कर देगा। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से इस एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है उन्हें क्या कर दे, हाइपर एक्टिव कर दे। अगर हम इन जीन्स को हाइपर एक्टिव कर देंगे तो इस केमिकल का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कम करेगा ये केमिकल, तो वैसे ही हाइपर एक्टिव है तो वो नॉर्मल आपके अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर देगा। ये जो अमीनो एसिड है वो बहुत सारी प्रोटीन्स और बहुत सारी एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखते हैं इसे विद एग्जांपल कि किस तरीके से हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए एक हर्बिसाइड है हमारे पास। हमने कहा हर्बिसाइड क्या करेगी, केमिकल सिक्रेट करती है। तो कौन सा केमिकल सिक्रेट कर रही है ये? ग्लाइफोसेट। तो केमिकल का नाम क्या हो गया, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट ये केमिकल क्या करता है, एक एंजाइम को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, ये लेस एक्टिव कर देता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, EPS। EPS एंजाइम को क्या कर देगा, ये इनएक्टिवेट कर देगा। ये जो EPS एंजाइम है ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो देखिए प्लांट में एरोमेटिक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए EPS एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। इस एंजाइम को क्या करता है, ये जो केमिकल है ग्लाइफोसेट क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देता है। अगर हमें इस EPS एंजाइम को हाइपर एक्टिव कर दे तो क्या होगा कि जो आपके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड का सिंथेसिस है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा, लेकिन इस केमिकल के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल सिंथेसिस हो जाएगा। क्लियर है? तो इस ग्लाइफोसेट की प्रेजेंस का इस एंजाइम के ऊपर कोई भी आपका अदर या साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब ये EPS एंजाइम का पूरा नाम क्या है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? तो देखिए इस एंजाइम की फुल फॉर्म है 5-enol पायरुविल
शिकीमेट 3-फॉस्फोसिंथेसेज, 3-फॉस्फोसिंथेटेज। तो EPS-PS एंजाइम की फुल फॉर्म क्या हो गई? 5-इनॉल पायरुविक सिकीमेट 3-फॉस्फोसिंथेटेज। ये एंजाइम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए। इससे क्या होगा? इसको हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हाइपर एक्टिव कर देते हैं, तो हर्बिसाइड्स का इनके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस तरीके से हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो प्लांट्स है वो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करा सकते हैं। इसी तरीके से हम प्लांट्स में मेल स्टेरिलिटी को भी क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। देखते हैं मेल स्टेरिलिटी प्लांट में कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें थर्ड यूज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी से हमारा क्या मतलब है? तो इससे पहले हम हमारे दो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। एक तो होता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हम दो डिफरेंट जो स्पीशी है इनके बीच में क्या करा देते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करा देते हैं। तो दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं हम? रिप्रोडक्शन। इसके लिए मस्ट है कि हम क्या कराएं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या कराना पड़ता है? क्रॉस पॉलिनेशन। और जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ चुके थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि एक फ्लावर का जो आपके पॉलन ग्रेन्स है वो क्या जाए, आपके सेकेंड फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसे क्या करे? फर्टाइल करे। क्लियर है? अब इसके लिए क्या होना चाहिए? इस प्लांट के जो खुद के पॉलन ग्रेन है वो इनएक्टिव होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जनरली क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इमस्कुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इस इमस्कुलेशन में क्या करते हैं हम? सीजर की हेल्प से ये जो आपके पॉलन ग्रेन है इन्हें क्या करते हैं? कट करके सेपरेट कर देते हैं। अब इस प्लांट के पास जब मेल गैमेट्स ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये किसी अदर प्लांट के मेल गैमेट के साथ क्या करेंगे? ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इमस्कुलाइजेशन समझ में आ गया आपके। अब देखिए एक प्लांट में कितने फ्लावर होते हैं? अगर हर फ्लावर के मेल गैमेट्स को हम सीजर की हेल्प से कट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के लिए आपको लेबर चाहिए। कट करने के लिए आपको लेबर चाहिए, इसके लिए आपको मनी चाहिए लेबर को देने के लिए, प्लस आपको टाइम चाहिए। ठीक है? तो आपकी लेबर वेस्ट हो गई, मनी वेस्ट हुआ आपका और टाइम वेस्ट हुआ। अगर हम ऐसा कर ले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से या प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से जो मेल गैमेट है इन मेल गैमेट को हम क्या कर दें? स्टेराइल कर दें। तो ये अपने फीमेल गैमेट को स्टिग्मा या अपने जो ओव्यूल में जो भी आपके पास इनके पास एम्ब्रियो है उसे फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसके लिए क्या किया जाए? जब हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहां पे टैपिटम। ये टैपिटम क्या करता है? मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अगर ये टैपिटम नहीं होगा तो मेल गैमेट्स फर्टाइल नहीं होंगे। इस टैपिटम को ही हम क्या कर देते हैं? इनएक्टिव कर देते हैं। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो मेल गैमेट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो मेल गैमेट क्या हो जाएंगे? आपके स्टेराइल हो जाएंगे। फिर आपको इमस्कुलेशन की हेल्प या इमस्कुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम एक स्पेशल जीन काम में लेते हैं और उस जीन का नाम क्या है? बार्नेज जीन। तो देखते हैं हम कैसे काम में लेते हैं या कैसे हम प्लांट्स को। तो देखिए प्लांट्स को मेल स्टेराइल करने के लिए क्या करते हैं? हम बैसिलस की एक स्पीसीज लेते हैं बैक्टीरिया की। तो हमने क्या किया? बेसिलस बैक्टीरिया लिया। बेसिलस बैक्टीरिया की हमने कोई स्पीशी ली, स्पेसिफिक स्पीशी। इस स्पीशी का नाम रखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इस बैसिलस की बैक्टीरिया के पास एक जीन पाया जाता है, जीन प्रेजेंट होता है इसमें, इसका नाम है बार्नेज जीन। कौन सा जीन प्रेजेंट होता है इसके पास? बार्नेज जीन। अब देखिए ये जो बार्नेज जीन है
इसके पास एक स्पेशल फीचर होता है कि ये क्या करता है, जो टैपिटम के फॉर्मेशन के लिए आरएनए रेस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बार्ने जीन टैपिटल आरएनए को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जब टैपिटल आरएनए ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या टैपिटम का फॉर्मेशन होगा, टैपिटम का फॉर्मेशन इससे नहीं होता। जब टैपिटम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या आपके मेल गैमेट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मेल गैमेट्स को यहाँ पे न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। और जब मेल गैमेट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या वो फर्टाइल होंगे, वो फर्टाइल नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, स्टेराइल होते हैं। तो जब हमारे मेल गैमेट ही प्लांट्स के स्टेराइल है तो हमें ई मस्कुलेशन की कोई हेल्प लेने की नीड नहीं होती है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो बेसिलस स्पीसीज है इसके बार्ने जीन को क्या होता है, ये जो बार्ने जीन है ये प्लांट में प्रेजेंट जो टैपिटम के लिए रेस्पॉन्सिबल आरएनए है इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो टैपिटम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो टैपिटम है मेल गैमेट को न्यूट्रिशन नहीं देगी तो मेल गैमेट क्या हो जाएंगे, फर्टाइल नहीं होंगे बल्कि स्टेराइल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस बार्ने जीन को क्या कर देंगे, बैक्टीरिया से रिमूव कर देंगे। और बैक्टीरिया से रिमूव करने के बाद आप इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट में ट्रांसफर कर देंगे। अब जो ये बार्ने जीन है ये प्लांट में एक्टिवेट हो जाएगा। जिससे क्या कर देगा, वो मेल जो गैमेट्स हैं उन्हें स्टेराइल कर देगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम विदाउट ई मस्कुलाइजेशन, तो देखिए क्या कहा, जैसे इसको रिमूव करके प्लांट में ट्रांसफर किया तो क्या हुआ, प्लांट में ये बार्ने जीन एक्टिवेट हो गया और प्लांट के जो गैमेट्स थे वो क्या हो गए, स्टेराइल हो गए। तो इस तरीके से हमें अब ई मस्कुलेशन की कोई हेल्प की कोई नीड नहीं होती है और हमारे कैसे प्लांट डेवलप होते हैं, मेल स्टेराइल प्लांट डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें प्लांट में मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की या मॉडिफाइड प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आज हमने सिग्निफिकेंस में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट के वीडियो में हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का एज ए बायोरिएक्टर यूज पढ़ेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से हम फ्रूट्स में क्या कर सकते हैं, राइपनिंग को डिले कर सकते हैं, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।